उपस्थित सभी महानुभाव, माता भगिनी, संघ को समझने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, क्योंकि संघ आज एक शक्ति के रूप में इस देश में उपस्थित है, ऐसा अनुभव सारी दुनिया को होता है। स्वाभाविक उसकी चर्चा चलती है, चलनी भी चाहिए, परंतु चर्चा करने के लिए वस्तुस्थिति का पता भी होना चाहिए। चर्चा कैसी चले वो तो चर्चा करने वालों का अधिकार है, परंतु वास्तविकता क्या है ये जानकर चर्चा होती है तो उसमें से सार्थक निष्कर्ष निकलते हैं। संघ का अपना काम एक अनोखा काम है। इस कार्य की तुलना करने के लिए दूसरा कोई कंपेरेबल ऐसा कहीं दिखता नहीं, और इसलिए फ्रॉम नोन टू अननोन ऐसे इसको जाना नहीं जा सकता। जानने को जाए तो गलत फहमियां होने की संभावना ज्यादा रहती है। संघ का एक अनोखा तरीका होने के कारण और संघ के कार्यकर्ता अपना काम करते रहते हैं, प्रचार प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागते। संघ की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसका प्रचार अपने आप होने लगता है, माध्यमों का ध्यान जाता है, लोगों की चर्चा में संघ आता है तो संघ क्या है इसको जानने का सभी लोग प्रयास करते हैं। फिर कोई काम बढ़ता है, एक शक्ति स्वरूप बन जाता है, तो किसी किसी को उस शक्ति का डर भी लगता है, तो फिर उसके बारे में अपप्रचार भी होता है। इसमें कोई भी बात अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन हमारी दिल्ली प्रांत के कार्यकर्ताओं ने सोचा एक बार संघ की वस्तुस्थिति क्या है ये अधिकृत रूप से दिल्ली के प्रभावी प्रतिष्ठित लोगों को बताई जाए, उस पर कुछ प्रश्नोत्तर हो, और इसके लिए ये समय चुना गया। क्योंकि वस्तुस्थिति जानना आवश्यक है, वो वस्तुस्थिति मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आपके सामने रखते समय मेरा उद्देश्य आपको कन्विंस करने का नहीं है। कन्विंस होना नहीं होना आपका अधिकार है। जो है सो मैं बताऊंगा। आपके प्रश्नों के उत्तर जितनी मेरी जानकारी है उसके आधार पर मैं दूंगा। आगे उसमें शोध करना, संशोधन करना, ये सब कर सकते हैं, आपका अधिकार है। लेकिन जो भी चर्चा उसके बाद आपके द्वारा होगी वो संघ की अधिकृत जानकारी के आधार पर होगी, इतना हमारे लिए पर्याप्त है। संघ को समझना है तो प्रारंभ करना पड़ता है डॉक्टर हेडगेवार से। संघ के वो निर्माता थे और डॉक्टर हेडगेवार ने, हम लोग संघ में ऐसा कहते हैं कि अपने को बीज रूप में मिट्टी में मिलाकर संघ के वृक्ष को बड़ा किया। इसलिए संघ के सारे कार्य में डॉक्टर हेडगेवार के मानस का प्रतिबिंब मिलता है। बिना डॉक्टर हेडगेवार को जाने संघ को समझना कठिन है, संभव नहीं। और आज अगर संघ को हम देखेंगे तो डॉक्टर हेडगेवार का मानस क्या था इसकी झलक मिल सकती है। तो इसलिए समझने वालों को वहां से प्रारंभ करना पड़ता है। नागपुर के एक कनिष्ठ मध्यम वर्गीय पौरोहित्य पर अपना उदरनिर्वाह करने वाले वेदज्ञ परिवार में डॉक्टर हेडगेवार का जन्म हुआ। घर की परिस्थिति कोई बहुत अच्छी सांपत्तिक परिस्थिति नहीं थी। 3 भाई थे, इनसे बड़े 2 थे। उस समय
स्वतंत्रता की बात समाज में चलने लगी थी। नागपुर में अंग्रेजों के आने के पहले वहां के राजा भोसला थे, उनका राज्य कैसे छीना गया इसकी चर्चाएं चलती थी। लोक कलाओं में कलाकार, मंदिरों में कथावाचक, ये सब किसी न किसी निमित्त ऐसी चर्चाएं करते थे। इस वातावरण में बचपन से ही डॉक्टर हेडगेवार और एक स्वतंत्रता की आकांक्षा लेकर पले बढ़े। कैसे हुआ होगा पता नहीं, हम उनको जन्मजात देशभक्त कहते, क्योंकि बहुत छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में थे, उस समय से ऐसा दिखता था। विक्टोरिया रानी के राज्यारोहण समारंभ की जुबिली भारत में हुई। ब्रिटिशों का राज्य था तो सभी स्कूलों में वगैरह कार्यक्रम होने अनिवार्य थे, वो हुए, इनके भी स्कूल में हुआ। ये तीसरी क्लास में पढ़ते थे और उस निमित्त मिठाई बांटी गई, तो उस मिठाई को लेकर इन्होंने कचरे में फेंक दिया। इसलिए शिक्षक ने उनको पूछा कि तुमको मिठाई अच्छी नहीं लगती, कूड़ेदान में फेंक दी। तो इन्होंने उत्तर दिया कि हमारा अपना राज्य छीनकर हमको गुलाम बनाने वालों के राज्यारोहण समारोह की मिठाई हमारे लिए मिठाई कैसे हो सकती, और ये दिन हमारे लिए उत्सव का दिन कैसे हो सकता है, ये तो शोक का दिन है। अब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने की अवस्था में से इस प्रकार के विचार विश्व में ये बालक रहता था, ये उनका मेंटल मेकअप जन्म से कैसा था ये बताने वाली बात है। और इसलिए आगे कठिन परिस्थिति में उनको पढ़ना पड़ा, क्योंकि 11 साल के थे तब उनके माता पिता एक ही दिन उनका देहावसान हो गया। प्लेग की बीमारी नागपुर में चल रही थी, तो उनकी सेवा में दोनों लगे थे, तो उनको भी प्लेग हो गया और एक ही दिन दोनों का देहांत हो गया। घर में कमाई का कोई साधन नहीं, अत्यंत दरिद्री अवस्था में अपनी पढ़ाई को पूरा करना पड़ा। परंतु सब कालावधि में डॉक्टर हेडगेवार के जीवन में, जो आगे चल के डॉक्टर बने, दो बातें नहीं छूटी। एक, अपनी पढ़ाई में हमेशा अपने विद्यालय के पहले 10 बच्चों में आना, और दूसरी बात, देश के लिए जो कोई प्रयास चल रहा हो उसमें तन मन धन पूर्वक, धन तो पास में नहीं था, तन मन पूर्वक सहभागी होना। तो सार्वजनिक जीवन की दीक्षा बचपन से ही उनके जीवन में प्रवेश कर गई। आगे चल के वंदे मातरम आंदोलन चला। उस वंदे मातरम आंदोलन को और नागपुर के विद्यालयों में संगठित करने का काम करने वाले अग्रणी टोली में डॉक्टर हेडगेवार थे। तो स्कूल इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर जब आता था तो प्रत्येक क्लास में उसका स्वागत वंदे मातरम की घोषणा से होता था। तो स्वाभाविक उस समय की सरकार बिफर गई, नागपुर के सारे स्कूल उन्होंने बंद कर दिया और खोज शुरू की, कौन है इसको करने वाले। लेकिन इतना अद्भुत संगठन उन्होंने बनाया था कि 4 महीने हो गए लेकिन नाम बाहर नहीं आया कोई भी। अंत में फिर छात्रों के अभिभावक, सरकारी लोग, सबने मिलके एक कॉम्प्रोमाइज निकाला कि विद्यालय खोले, बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते समय गेट पर हेडमास्टर खड़े रहेंगे और हर एक को पूछेंगे, गलती हुई ना तो मुंडी हिला के हाँ कहना, इतनी नॉमिनल अपॉलॉजी के साथ प्रवेश मिलेगा। लेकिन नागपुर में 2 विद्यार्थियों में ये नॉमिनल अपॉलॉजी देने का भी नकार दिया। उसमें एक केशव हेडगेवार थे, इसलिए उनको रस्टिकेट किया गया। तो ऐसे आंदोलनों में जिनकी पढ़ाई छूटती है उनके लिए उस समय के हमारे नेताओं ने राष्ट्रीय विद्यालय चलाए थे। उस राष्ट्रीय विद्यालय में वो पढ़े, 6-7 महीना बाकी था मैट्रिक की परीक्षा के लिए, 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे तब की बात है। और उस मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में निजी तौर पर प्राइवेटली अपीयर होकर और वो फर्स्ट क्लास में पास हो गए। अब इनकी ये सक्रियता और इनके दिल की ये चिंगारी नागपुर के तत्कालीन जो नेता थे उनको दिख रही थी।
इसलिए उन्होंने उनको भेजा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। आर्थिक सहायता वगैरह थोड़ी बहुत जुटा के वहां भेज दिया। पढ़ाई का तो बहाना था, मुख्य उद्देश्य था इनको भेजने का कि वहां पर देश भर के क्रांतिकारकों की कोऑर्डिनेशन कमेटी कलकत्ता में थी, अनुशीलन समिति उसको कहते थे। उस अनुशीलन समिति से संपर्क में आकर ये और वापस छुट्टियों में आएंगे तब क्रांति कार्य सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के इलाके में स्थापित करें। और दोनों काम डॉक्टर साहब ने बखूबी किए। मेडिकल कॉलेज की परीक्षा भी, अंतिम परीक्षा 4 वर्षों के बाद फर्स्ट क्लास में पास हुए और इन 4 वर्षों में अत्यंत कड़ी परीक्षाएं देकर उस क्रांतिकारक समिति के कोर कमेटी में उनका प्रवेश हुआ। उनका कोड नेम उस समय कोकेन था। तो राजस्थान से आंध्र तक क्रांतिकारकों को बसाना, उनके आजीविका की व्यवस्था करना, शस्त्र आदि उनको देना, यह सारा काम संगठक के नाते उन्होंने किया। आगे चल के क्रांतिकारक आंदोलन भी उस समय वो चरण असफल हो गया। शस्त्रास्त्र लाने वाले जहाज और भारत के किनारे पर ही पकड़े गए, अंदर के सूत्र भी पकड़े गए। तो फिर ये सारा व्यवस्थित करना, फिर से सारा समेटना, ये काम भी उन्होंने किया। लेकिन एक संकल्प इस सारे कालावधि में उन्होंने लिया कि इस जीवन में अपने को केवल देश के लिए जीना है और कुछ करना नहीं है। कॉलेज की परीक्षा पास होते ही प्रिंसिपल ने उनको कहा कि तुम अगर जाना चाहते हो तो ब्रह्मदेश में, बर्मा में तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी है, 3000 रुपए वार्षिक वेतन मिलेगा। तो डॉक्टर एडगेवार ने कहा कि मैंने नौकरी नहीं करना ये तय किया है। वो वापस आ गए। डॉक्टर बना हुआ व्यक्ति उस जमाने में उस पूरे इलाके में 7500 से ज्यादा डॉक्टर नहीं थे। अगर प्रैक्टिस करते तो बहुत पैसा खींचते, लेकिन उनका तो तय था कमाना नहीं, देश के काम में पूरी तरह लग जाना। लेकिन डॉक्टर बनकर आए, इसलिए विवाह के भी प्रस्ताव आने लगे। तो उन्होंने अपने चाचा को पत्र लिखा। उनके गार्डियन वही थे, माता पिता तो थे नहीं। चाचा को पत्र लिखा कि मैंने इस जीवन में आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करते हुए देश के लिए जीवन लगाने की प्रतिज्ञा की है, मुझे विवाह वगैरह करने नहीं है। तो वो भी प्रस्ताव फिर आना बंद हो गया। और फिर उस समय आंदोलन का एकमात्र मार्ग था, अपने देश के लोगों ने मिलके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापन की थी, उसके वो कार्यकर्ता बने। विदर्भ प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं में, चोटी के कार्यकर्ताओं में उनका क्रमांक लगता था और असहकार आंदोलन शुरू हो गया। उसका प्रचार करना था। तो गांव-गांव जाना, पैदल जाना, बैलगाड़ी से जाना, उन दिनों यातायात के साधन आज जैसे वैसे नहीं थे। सारा परिश्रम करके और लोगों को जगाने का उन्होंने प्रयास किया। तो उनको उनके भाषणों के कारण पकड़ा गया, अरेस्ट हो गए। उन पर सेडिशन का आरोप लगा, राजद्रोह का आरोप लगा और नागपुर के एक कोर्ट में अभियोग चला। तो अभियोग में अपना डिफेंस उन्होंने दिया। आंदोलन में डिफेंस नहीं देते थे लोग, जो सजा होती थी वो स्वीकार करना। इन्होंने कहा सजा तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन डिफेंस में बोलूंगा, क्योंकि कोर्ट में उस समय पत्रकार भी आते थे, जनता भी आती थी। तो और एक भाषण करके अपना विषय प्रचारित करने का मुझे मौका मिलेगा, इसलिए उन्होंने बचाव का भाषण किया। उस भाषण का प्रारंभ ही यहीं से किया कि किस कानून के तहत अंग्रेजों को भारतवर्ष पर राज्य करने का अधिकार मिलता है, वो कानून अगर कहीं है तो बताओ। मैं तो आपके इस अधिकार को ही नहीं मानता, आपके कानून को भी नहीं मानता, आपके न्याय को भी नहीं मानता। मैंने अपने लोगों को कुछ गलत नहीं बताया है, अपने समाज के लोगों को मैंने जागरूक किया है। स्वतंत्रता मनुष्य का अधिकार है। स्वतंत्र कैसे होना, स्वतंत्र कैसे रहना और अपने स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन कैसे चलाना, इसके बारे में मैंने भाषणों में बोला है। इसको अब अगर राजद्रोह समझकर
और मुझे मेरे जैसे लोगों को पकड़कर जेल में डालने की बारी अंग्रेज सरकार पर आ रही है, तो अंग्रेज सरकार ने भी समझना चाहिए कि अपना बोरिया बिस्तर समेटकर इस देश से चले जाने का उनका समय निकट आ गया है। तो जज ने उनको 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा देते समय कहा कि जिन भाषणों के कारण इन पर आरोप लगा है उससे ज्यादा ज्वालाग्राही भड़काऊ भाषण इनका ये बचाव का भाषण है। 1 वर्ष जेल में गए। जेल में जाते समय उनको विदाई की सभा भी हुई, लोग आए जेल तक, कोर्ट से और पुलिस वैन में बैठने के बीच में एक छोटी सभा हो गई, उसमें इनको भाषण करना पड़ा। तब उन्होंने जो बात कही तो उनके मन में जो चल रहा था उसकी झलक उसमें से मिलती है। उन्होंने तब ये कहा, और बाद में जेल से छूटने के बाद उनकी एक अभिनंदन सभा हुई जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने भाषण किया, उसमें भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि केवल जेल में जाना ये देशभक्ति है ऐसा मानने का कारण नहीं, जेल में जाना पड़ता है तो जेल में भी जाएंगे, लेकिन बाहर रहकर लोगों के मन में स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए करने के प्रयास, इनके बारे में जागृति करना, ये भी देशभक्ति है। तो 1 साल मैं कारावास में रहा तो मेरा तो वजन बढ़ गया, मेरे ऊपर कोई दुष्परिणाम नहीं हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम जैसे लोगों की अनुपस्थिति में ये काम तो चला ही होगा। और फिर से उन्होंने अपना जागृति का कार्य प्रारंभ किया। अब थोड़ा हम पीछे जाएंगे, क्योंकि ये सारा काम करते समय देश के सार्वजनिक जीवन में डॉक्टर हेडगेवार का संबंध सर्वत्र आता था। उनका स्वभाव ऐसा था कि किसी की विचारधारा अलग है या विरोधी भी है तो भी जब तक सामने वाला प्रामाणिक है और देश के कल्याण के हित की भावना लेकर काम कर रहा है, तब तक उनका कोई विरोध उससे होता नहीं था। सभी प्रकार के विचारधाराओं के लोग उनके अच्छे मित्र थे। उस समय नागपुर में और एक कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे बैरिस्टर रुईकर, अच्छे बैरिस्टर थे, धनवान थे और नागपुर के मजदूरों के नेता के नाते उनकी प्रसिद्धि थी और कम्युनिस्ट विचार के थे। डॉक्टर हेडगेवार उनके बड़े अच्छे मित्र थे। डॉक्टर हेडगेवार की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक दृष्टि से गरीब थे। तो डॉक्टर हेडगेवार विनोद में उनको कहते थे कि यू आर ए रिच, आई एम ए पुअर कैपिटलिस्ट एंड यू आर ए रिच लेबरर, ऐसे उनकी नोकझोंक चलती थी। एक बार उन्होंने बैरिस्टर रुईकोर को पूछा कि अगर कल सुबह मैं आपके घर आकर ये आपको समाचार दूं कि अंग्रेजों का राज चला गया और शिवाजी महाराज वापस आ गए हैं और शिवाजी महाराज का राज्य सर्वत्र शुरू हो गया है, तो आप क्या करेंगे? तो बैरिस्टर रुईकर साहब ने कहा कि ये पूछने की बात है, मैं तो हाथी पर से पेड़े बंटवाऊंगा। तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा इसका मतलब कि आपको भी वहीं जाना है जहां हमको जाना है, तो आपस में झगड़ा क्यों करते हैं, हम मिलकर क्यों नहीं चलते? छोटी मोटी तात्विक बातों को लेकर इतने विवाद क्यों खड़े करते हैं? ये उनका माइंडसेट था। इसके कारण सभी प्रकार के लोगों से उनकी चर्चाएं वार्ताएं होती रहती थी। अभी सभी प्रकार के लोग यानी क्या प्रकार थे, तो मैंने जो अध्ययन किया है थोड़ा बहुत, उससे मुझे ऐसे लगता है 1857 में देश को स्वतंत्र करने का एक बड़ा प्रयास भारतवर्ष में हुआ था, वो विफल हुआ। विफल होने के बाद अपने देश में और प्रमुख लोगों के मन में चिंतन शुरू हुआ कि हमारा देश, हमारी संख्या इतनी प्रचंड, हमारे पास भी सेना, राजा महाराजा सब है और अंग्रेज लोग मुट्ठी भर है, बाहर से आए हैं, यहां के हवामान में भी उनके लिए सब प्रतिकूलता है, फिर भी वो जीते और हम हारे, ये कैसे हुआ? और ऐसा कुछ चिंतन मंथन करके समाज जागृति के जो प्रयास बाद में शुरू हुए, उसकी सामान्यतः 4 मोटी मोटी धाराएं दिखाई देती है। एक धारा है जो कहती थी कि एक प्रयास विफल हुआ तो क्या हुआ, इसी मार्ग से यानी सशस्त्र संघर्ष के मार्ग पर ही आगे बढ़ना चाहिए।
और इसलिए बाद में क्रांतिकारकों का मार्ग शुरू हुआ, गदर के प्रयास हुए, फिर क्रांतिकारकों के छोटे छोटे टोले बने, उन्होंने कुछ किया। 1945 में सुभाष बाबू के विमान अपघात में अंतर्धान हो जाने के तक ये धारा चली। देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अनेक प्रकार के महापुरुष उसने हमको दिए। आज भी हम उनका स्मरण करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। अब हमारा देश स्वतंत्र है तो उसका प्रयोजन नहीं है। एक धारा ये निकली कि नहीं, अपने देश के लोगों में राजनीतिक समझदारी कम है, सत्ता किसकी है इसका क्या महत्व है लोग कम जानते हैं। अपने देश के लोगों की राजनीतिक जागृति करनी चाहिए, और इसलिए कांग्रेस के रूप में एक बड़ा आंदोलन सारे देश में खड़ा हुआ। उसमें भी अनेक सर्वस्व त्यागी महापुरुष जिनकी प्रेरणा आज भी हमारे जीवन के प्रेरणा में काम करती है, ऐसे पैदा हुए, और देश के सर्वसामान्य व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर लाकर खड़ा करने का काम उस धारा ने किया। एक बड़ा योगदान अपने स्वतंत्रता प्राप्ति में उस धारा का है। देश का जीवन आगे चलता है तो राजनीति तो होती ही है, आज भी चल रही है। अब वो सारे देश की एक राजनीतिक धारा रही नहीं, अनेक पार्टियां, अनेक दल है, और अब उसकी स्थिति क्या है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप समझ लीजिए क्या है कैसा है, आप देख ही रहे सारी बातें। तीसरी एक धारा थी जो कहती थी कि हमारे समाज में ही सुधारने की आवश्यकता है। इतने सारे स्वार्थ है, इतने सारे भेद है, एक एक व्यक्ति का चारित्रिक स्खलन है, आपस में भाषा के, प्रांत के, जाति उपजाति के इतने भेद है, समाज में अशिक्षा है, समाज में दारिद्र्य है। इन सब बातों को निकाले बिना हम अंग्रेजों के सामने खड़ा होकर मुकाबला करने की शक्ति नहीं रख सकते। इसलिए समाज सुधार, उसमें भी कई ऐसे प्रातस्मरणीय महापुरुष हो गए जिनका नाम हम आज भी लेते हैं, उनका आदर्श अपने जीवन के लिए अपने सामने रखते हैं। लेकिन हुआ ये कि धारा तो चली और आज भी थोड़ी बहुत चल ही रही है, लेकिन सागर में द्वीप जैसी उनकी स्थिति हो गई। उन्होंने जो समाज सुधार सुझाए और कुछ मात्रा में समाज में परिवर्तन लाके दिखाया, वहीं तक सीमित रहा। सारे समाज के स्वभाव में, आचरण में वो परिवर्तन नहीं आया। उनके सपने अभी अधूरे हैं। और चौथी एक धारा थी जो कहती थी कि देखो अपने मूल पर वापस चलो। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे लोगों ने और अपने मूल पर पक्का खड़ा होकर समाज से दारिद्र्य और अज्ञान भगाने के लिए सेवा करने का संदेश दिया। उस पर भी हम थोड़ी बहुत मात्रा में आज भी चल रहे हैं। लेकिन बात है कि हमारे देश में जो एक समाज का गुणवत्तापूर्ण चित्र उपस्थित होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। स्वतंत्रता के पहले नहीं हुआ, और स्वतंत्रता के बाद आज के समय में हम बैठ के जब अपने देश को देखते हैं तो हम सबको इसकी आवश्यकता महसूस होती है। उस समय काम करने वाले और आज जो ऐसा काम कर रहे हैं अथवा कर चुके, ऐसे लोगों ने कहीं ना कहीं बोल के लिख के रखा है। श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर, उनका एक स्वदेशी समाज नाम का बड़ा प्रबंध है, उसमें उन्होंने कहा है कि एकात्मता की जरूरत है, आपस में झगड़े नहीं चलेंगे। और झगड़े का उपाय हमको मिल सकता है क्योंकि हमारे पास सब विविधताओं को एक साथ चलाने का परंपरा से विचार है, संस्कृति है। परंतु ये परिवर्तन राजनीति में परिवर्तन होने के कारण नहीं आता, समाज में परिवर्तन होना चाहिए। समाज में परिवर्तन होगा तो समाज के जीवन के सारे क्रियाकलाप अपने आप परिवर्तित हो जाएंगे। वहां से शुरू करके यहां नहीं पहुंचा जा सकता, यहां से शुरू करके वहां पहुंचना पड़ेगा। और फिर आगे वो कहते हैं कि इसके लिए नायक की आवश्यकता है जो शुद्ध चारित्र संपन्न है, समाज के सब लोगों के प्रति जो
आत्मीय भाव से बरतता है और समाज के मन में उसके प्रति पूर्ण विश्वास है। ऐसे नायक को खड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने एक वचन कहा है, अपना इतना बड़ा विविधताओं से भरा हुआ देश है, मुझे लगता है कि जगह जगह ऐसे नायक चाहिए जिनके करने से और समाज का आचरण वातावरण बदलेगा, ये उन्होंने कहा है। सर मानवेंद्रनाथ रॉय, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जिन्होंने की, बाद में वो रेडिकल ह्यूमैनिस्ट बने और अपने जीवन का एक दस्तावेज के रूप में उन्होंने जो द रेडिकल ह्यूमैनिज्म नाम का ग्रंथ लिखा, वो आपने देखा होगा या देखिए जरूर। उसके अंतिम प्रकरणों में वो एक निष्कर्ष बताते हैं। वो कहते हैं कि ऊपर ऊपर परिवर्तन करके समाज को बिना बदले अगर हम देश में परिवर्तन का प्रयास करेंगे तो वो संभव नहीं होगा। हमको समाज के सामान्य व्यक्तियों के पास पहुंचकर उसकी गुणवत्ता में और उसकी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये रास्ता बहुत लंबा दिखता है, लेकिन अगर यही एक रास्ता है तो यही सबसे छोटा रास्ता है। अन्य शॉर्टकट ढूंढेंगे तो शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, ये उनका वचन है। अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम अरुणाचल में गए थे, तब उन्होंने जो भाषण किया था उसमें उन्होंने 3 बातें बताई थी कि हमारे देश में हम लोगों को अपने प्रति, स्वयं के प्रति, अपने देश समाज के प्रति विश्वास जागृत करने की आवश्यकता है। हम सब कर सकते हैं और ये करना है तो हमको लोक शक्ति का जागरण करना पड़ेगा। और आगे वो कहते हैं कि लोक शक्ति के जागरण के लिए हमको अपने प्राचीन संस्कृति के संस्कारों का पुनरुज्जीवन करना पड़ेगा। अरुणाचल का वो भाषण उपलब्ध है, देख सकते हैं आप। उनके किताबों में सर्वत्र कहीं ना कहीं ऐसी बातें आ जाती थी। अमूल जिनके कारण बना, अभी हाल में जिनका देहांत हुआ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उन्होंने अपना आत्मचरित्र लिखा है, आई टू हैड ए ड्रीम। उसमें उन्होंने लिखा है कि केवल शासकीय व्यवस्थाओं पर निर्भर रहकर सामान्य समाज की उपेक्षा करने का एक क्रम ऐसे ही चलता रहा तो इस देश में कोई बड़ा काम होना संभव नहीं है। हमको समाज को शिक्षित करना पड़ेगा, उसको ऊपर उठाना पड़ेगा, उसके बल पर सारे प्रयास यशस्वी होंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं? डॉक्टर हेडगेवार पूर्णतया देश के सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे और कहीं ना कहीं इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से उनका देश के मूर्धन्य चिंतकों से कहीं ना कहीं संपर्क आया था। वो क्रांतिकारकों का भी काम उन्होंने किया, उस समय स्वतंत्रता आंदोलनों में भी सहभागी हुए, समाज सुधार के कार्य भी उनके हाथ से वो करते थे। उन्होंने देश की जागृति के लिए सभाएं ली, मंदिर कथा प्रवचनों में एक ही उनका था, देश को जागृत करना। एक बार उनके इस सतत के और आग्रह से ऊब कर उनके मित्रों ने तय किया कि एक बार इनसे भाषण करवाएंगे जिसमें देश विषय आएगा ही नहीं, और इसलिए उनको एक छोटे गुट में स्टडी सर्कल में बुलाया और विषय दिया, नींद पर भाषण करो, स्लीप। अब क्या देश की बात करेंगे? तो डॉक्टर हेडगेवार ने वहां भाषण किया कि नींद, आप सब डॉक्टर लोग हैं इसलिए आप जानते हो नींद बड़ा महत्व का विषय है, उसके बिना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अच्छी नींद आनी चाहिए क्योंकि आज देश को स्वस्थ तरुणों की आवश्यकता है। फिर देश की परिस्थिति, तरुणों का कर्तव्य, इस पर बोले। ऐसे लगातार देश की चिंता में ही व्यस्त ऐसे वो थे तो सबसे उनकी चर्चाएं होती थी, सबके विचारों का विमर्श उनको मिलता था, सबके विचारों में वो जाते थे। गांधी जी जब येरवड़ा में पकड़े गए, 28 मार्च शायद वो दिनांक था, तो नागपुर के कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि प्रति मास 28 तारीख को गांधी जी का स्मरण करेंगे, उनके विचारों का स्मरण करेंगे। और 1922 में 28 अप्रैल को पहला एकत्रीकरण उनको
बुलाना था किसी को, उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार को बुलाया वक्ता के नाते। तो डॉक्टर हेडगेवार ने वहां उनको कहा कि गांधी जी का मात्र स्मरण करने से काम नहीं चलेगा, उनके जीवन में जो पराकोटि का त्याग है और संपूर्ण निस्वार्थ भाव से देश समाज के लिए काम करने की जो ललक है, उसका हमको अनुकरण करना पड़ेगा। वो सुभाष बाबू से मिले थे, वो सावरकर जी से मिले थे, क्रांतिकारकों से उनका तो संबंध था ही। राजगुरु जब भूमिगत हुए तो नागपुर में, विदर्भ में उनके रहने की व्यवस्था उन्होंने की थी। ऐसे सब लोगों से उनकी चर्चाएं होती रहती थी। उसमें से उनके ध्यान में आया कि सबको ऐसा लगता है कि जो उपक्रम हमने हाथ में लिए है वो कभी न कभी यशस्वी होंगे, परंतु बार बार ये काम करने की आवश्यकता हमारे समाज में पड़नी नहीं चाहिए। ये अपने आप होना चाहिए। स्वस्थ समाज में समाज के लिए जो आवश्यक है वो अपने आप होते रहता है, किसी को करना नहीं पड़ता। लेकिन ये जो बार बार आवश्यकता पड़ती है, इसका कारण हमारे समाज की कोई कमियां हैं, और उन कमियों को सुधार कर अगर हम समाज को खड़ा नहीं करेंगे तो हमारे सब काम या तो अपूर्ण रह जाएंगे, या तो तात्कालिक रूप से ही सफल होंगे, या असफल भी हो सकते हैं। ये चिंता सबके मन में है, ये उनके ध्यान में आया। त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती प्रसिद्ध क्रांतिकारक थे कलकत्ता में, बाद में वो दिल्ली आए। डॉक्टर हेडगेवार की हम लोगों ने जन्म शताब्दी जब 1989 में की उस समय, और उनको उस शताब्दी समिति में लेने के लिए हमारे कार्यकर्ता उनके पास गए थे। तो उनको जब बताया तो उन्होंने सम्मति तो दे दी। फिर उन्होंने कहा कि 1911 के समय एक बार, और डॉक्टर हेडगेवार मेरे घर आए थे, परिचय तो था ही, क्रांति कार्य में सहयोगी थे। तब उन्होंने ये बात की कि दादा, लगता है कि इस समाज को कुछ ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, और ये ट्रेनिंग देने की फुर्सत किसी को नहीं है, सबने अपना अपना काम चुन लिया है। मुझे लगता है ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। तब से उनके मन में विचार था कि स्वतंत्र देश कहलाने के लिए योग्य समाज हमारा नहीं है, उसकी योग्यता बनाने का काम करना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने प्रयोग किए। लगभग 7-8 वर्ष ये कैसे हो सकता है, इसके प्रयोग किए। क्या कार्यक्रम होंगे प्रशिक्षण में, इसके प्रयोग किए। अनेक संस्थाएं चल रही थी, उनके काम देखे, उसमें से कुछ लेके प्रयोग करने का प्रयास किया, कुछ अपने मन से सोचा। कुछ मंडल चलाए इस प्रकार प्रशिक्षण देने वाले। वर्धा में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंडल भी चलाया। संघ का नाम, संघ की स्थापना के 3-4 वर्ष पहले ही उसके 2 शब्दों का उपयोग उन्होंने किया था। और ये सारे प्रयोग करके अपने समाज को खड़ा करने की एक पद्धति उन्होंने उत्पन्न की। और विजयादशमी 1925 को नागपुर में 27 सितंबर शुक्रवार उन्होंने घोषणा की कि ये काम आज से शुरू हो रहा है। जितने सहयोगी मिल सके उस समय, उतने सहयोगी के साथ उन्होंने शुरू किया, और इतना ही बताया कि ये काम अभी शुरू हो रहा है, और कुछ नहीं बताया। बाकी सब प्रयोग करके इवॉल्व हुआ है, उसके बारे में आगे आते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, वो ये मेथोडोलॉजी है और कुछ नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का जो संगठन है वो करता क्या है, वो व्यक्ति निर्माण का काम करता है। क्योंकि समाज के आचरण में कई प्रकार का परिवर्तन आज भी हम चाहते हैं। हमको भेद मुक्त समाज चाहिए, समता युक्त समाज चाहिए, शोषण मुक्त समाज चाहिए, स्वार्थ भी जाना चाहिए। लेकिन ये जाना चाहिए कह के होगा नहीं। समाज का आचरण उदाहरणों की उपस्थिति में बदलता है। आदर्श हमारे यहां है, महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले हमारे इस भूमि के आदिकाल से इस क्षण तक बहुत लोग हैं।
लेकिन अपने सामान्य समाज की प्रवृत्ति क्या है, वो उनकी जयंती पुण्यतिथि मनाता है, उनकी पूजा जरूर करेगा, उनके जैसा गलती से भी नहीं बनेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज फिर से होने चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं होनी चाहिए, इसकी चिंता वो करेगा, दूसरे के घर में होनी चाहिए। क्योंकि एक अंग्रेजी वाक्य मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा कुछ वर्ष पहले, उसमें ये कहा गया, द आइडियल्स आर लाइक स्टार्स विच वी नेवर रीच। तो आदर्श वो दूर ही रहते हैं, उनकी पूजा होती है, उनका अनुकरण नहीं होता। आगे का वाक्य है, बट वी कैन प्लॉट अवर चार्ट अकॉर्डिंग टू देम। वो प्लॉटिंग दी चार्ट का काम होता नहीं, वो किसके भरोसे होता है, वो अपने और निकट जो लोग हैं, हमारे में से ही लोग हैं, उनके आचरण का प्रभाव हमारे आचरण पर होता है। अगर देश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली मोहल्ले में स्वतंत्र भारत के आज के नागरिक का जैसा आचरण होना चाहिए, वैसा आचरण करने वाले, हर परिस्थिति में उसको न छोड़ने वाले, उस पर अड़े रहने वाले, चारित्र्य संपन्न संपूर्ण समाज से अपना आत्मीय संपर्क रखने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, तो उस वातावरण में समाज का आचरण बदलेगा। संघ की यह योजना है, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में अच्छे स्वयंसेवक खड़े करना। अच्छे स्वयंसेवक का मतलब है जिसका अपना चारित्र्य विश्वासास्पद है, शुद्ध है, जो संपूर्ण समाज को, देश को अपना मानकर काम करता है, किसी को भेदभाव से, शत्रुता भाव से नहीं देखता, और इसके कारण जिसने समाज का स्नेह और विश्वास अर्जित किया है। ऐसा आचरण करने वाले लोगों की टोली प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में खड़ी हो। ये योजना 1925 में संघ के रूप में प्रारंभ हुई। संघ बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। डॉक्टर एडगर को पूछा गया कि आप क्या करेंगे। पहली बार जब संघ का पथ संचलन 1928 में नागपुर में हुआ, ज्यादा लोग नहीं थे, 21-22 ऐसी संख्या थी। लेकिन अपने समाज में उस समय 21-22 लोग भी एक दिशा में कदम मिलाकर चल रही है, दृश्य बड़ा दुर्मिल था, इसलिए लोग प्रभावित हो गए और डॉक्टर एडगर के पास गए, क्योंकि उनको पता था एक क्रांतिकारक मनोवृत्ति के आदमी है, इन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया है। तो उनको लगा इनकी जरूर कोई दूर की डिजाइन है, दूर की गोटी कुछ खेल रहे। तो जरा विश्वास में लेकर, डॉक्टर साहब अब अपने 50 लोग हो गए, अब आप आगे क्या करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा 50 के बाद 500 करेंगे। बोले 500 के बाद, फिर 500 होने के बाद, तो बोले 5000। तो 5000 होने के बाद तो अभी हुए कहा, नहीं नहीं हो गए, मान लो हो गए, तो क्या करेंगे। तो बोले 50,000 करेंगे। तो ऐसा बढ़ते 5 करोड़ तक पहुंचा। तब उसने ऊब कर पूछा कि यानी आप क्या करेंगे, क्या इनका करेंगे क्या। तो बोले कुछ नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज को हमको संगठित करना है, उसमें अपना अलग संगठन नहीं खड़ा करना है, सबको संगठित करना है। यह छोड़कर हमको दूसरा कोई काम नहीं करना है, क्योंकि ऐसा समाज खड़ा हो जाने के बाद जो होना चाहिए वो अपने आप होगा, उसके लिए और कुछ नहीं करना पड़ता। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस समय स्थापना हुई। ये हिंदू क्यों आया, ये बहुत बड़ा प्रश्न समाज से आता है, आज भी आता है। तो संघ की स्थापना के मूल में जो विचार है उसके 3 हिस्से हैं। एक मैंने बताया, समाज का परिवर्तन होने से सारी व्यवस्थाएं यशस्वी होती है। व्यवस्था अच्छी है, व्यक्ति खराब है, व्यवस्था बिगड़ती है। व्यक्ति अच्छे है, व्यवस्था खराब है, व्यक्ति को बिगाड़ देती है। दोनों अच्छा होना चाहिए, और प्रारंभ समाज से होता है, क्योंकि व्यवस्थाओं को बदलने वाले व्यवस्था के लोग कभी हो नहीं सकते। वो तो व्यवस्था में है, वो बदलेंगे तो उन पर ही खतरा है। समाज का दबाव व्यवस्थाओं को बदलता है, इसलिए हर परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई समाज जागृति है। दुनिया में कहीं भी जाकर देखिए। लेकिन समाज का आचरण बदलेगा व्यक्ति निर्माण से।
अब इस अपने समाज को संगठित करने में एक मुख्य कठिनाई है, ये समाज एक भाषा बोलने वाला समाज नहीं है, अलग अलग इसकी भाषाएं हैं, एक की दूसरे को समझ में नहीं आती, ऐसी स्थिति भी है। एक हिंदी की ही बोलियां इतनी है। पहली बार जब मैं बिहार में गया, भेजा गया मुझे, तो प्रवास किया, सब ब्लॉक्स तक कम से कम जाके आए। तो एक बार मुजफ्फरपुर पहुंचा, लंबा प्रवास करके आया था उधर पूर्णिया की तरफ से। उस समय की बसें वगैरह, उस समय के रास्ते, तो सुबह चला, शाम को पहुंचा, थक गया था, धूल वूल भी बहुत थी कपड़ों पर। तो हमारे वहां प्रचारक थे, उन्होंने कहा कि आपका पैजामा खींच लूं क्या? तो मैं डर गया कि पहली बार पहुंचा हूं, परिचय नहीं, और ये ऐसी बात कर रहे हैं, क्या हुआ भाई, मेरी गलती क्या हुई? बाद में ध्यान में आया, धोने को फींचना कहते, फींचना, और फींच का खींच हो जाता है बात करते करते। अब एक ही हिंदी है, मुझे भी आती है, उनको भी आती है। इतनी भाषाओं की विविधता। देवी देवताओं का क्या कहे, 33 करोड़ तो पहले से है, नए नए आते रहते। अब साईं बाबा पहले कहाँ थे? पहले नहीं थे। भगवान को न मानने वाले भी भारत के संप्रदाय हैं। कितनी विविधता है। दर्शन में परस्पर विरोध भी है। इस समाज को जोड़े कैसे? खान पान रीति रिवाज अलग है, कहीं पर केवल रोटी खाते तो कहीं पर केवल चावल खाते, कहीं पर अमुक प्रकार की सब्जी, कहीं पर मिर्ची ज्यादा, कहीं पर मीठा ज्यादा। किसी भी बात में एक जैसी समानता भारत में कहीं नहीं है। और दुर्भाग्य से इनमें से कुछ विविधताओं को लेकर हमने अपने भेद बनाए, एक दूसरे को एक दूसरे से अलग किया, ऊंच नीच भी किया, और बाद में विदेशियों ने भी उसका लाभ लिया, उन दरारों को और चौड़ा किया। तो कैसे जोड़ा जाए? जोड़ने वाला कोई सूत्र है? ऐसा कोई विचार है जो सब प्रकार की उपासनाओं को, पूजाओं को, देवताओं को मानता है, सबको सत्य कहता है, जो किसी एक भाषा पर आग्रह नहीं रखता, सब भाषाओं का जिसमें स्वीकार है, खान पान रहन सहन की विविधता का सब प्रकार का जिसमें स्वीकार है। सौभाग्य से हमारे देश का जो परंपरा से चलता आया हुआ विचार है, जब मैं विचार करता हूं, कहता हूं, तब मैं मूल्यों की बात करता हूं। विचार के मूल्य होते हैं जिसमें से विचार निकलता है, उसके आधार पर कुछ फॉर्मुलेशन होता है, उसको मैं नहीं, वो अलग अलग होता है, परस्पर विरोधी भी हो सकता है। लेकिन हमारे देश में जितने सारे विचार हैं, किसी भी प्रकार से जो हमारे देश के भूमि से निकले हैं, उनको देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि बीच में जो दिखने वाला है वो सब अलग अलग है, परस्पर विरोधी भी है, लेकिन जहां से शुरू हुआ वो प्रस्थान बिंदु और जहां उसकी परिणति होती है वो प्रत्यक्ष उपदेश, इसमें कोई फर्क नहीं है। प्रस्थान बिंदु एक है कि मूल में एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग नजर से देखते हैं, इसलिए उसका अलग अलग वर्णन करते हैं, लेकिन वो एक ही है, एक ही वस्तु का अलग अलग वर्णन है। एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। इसलिए विविधताओं से डरने की कोई बात नहीं, विविधताओं का स्वीकार करो, सभी विविधताएं सत्य है, विविधताओं का उत्सव मनाओ, अपनी अपनी विविधता पर पक्का रहो, विशिष्टता पर पक्का रहो, सबकी विविधता का सम्मान करो, मिलजुल कर साथ चलो। ये दूसरा समन्वय का मूल्य, वो अपनी परंपरा में। और सबके साथ मिलकर चलना है तो अपने ऊपर बंधन लाना पड़ता है। मुझे अकेला खाना है तो सब कुछ खा जाऊंगा, लेकिन और 10 लोग खाने वाले हैं तो सबका हुआ कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा। इसलिए संयम का तीसरा मूल्य है। और ऐसा जीवन जीना है तो छोड़ने की आदत चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा।
और सब कुछ चाहिए में चाहत कभी समाप्त नहीं होती, ये सबने कहा है। तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, हम समाप्त हो जाते, तृष्णा चलते रहती है। तो त्याग पूर्वक जीना पड़ेगा। अपनी जरूरतें कम करते जाओ, कम करते जाओ, किसी चीज की जरूरत न रहे, ऐसा जीवन बहुत अच्छा जीवन, संन्यास का जीवन। और संपूर्ण अस्तित्व उसके तुम एक अंग हो। तुम्हारा निर्माण उस संपूर्ण अस्तित्व के योगदान के कारण हुआ है। ये तो अपना अनुभव है। देह मुझे माता पिता के कारण मिला, संस्कार मुझे परिवार के कारण, समाज के कारण, विद्यालय गुरुओं के कारण मिले। कपड़ा पहनता हूं तो कहीं मिल चलती है, कहीं कोई बुनता है, किसान कपास खेती करता है, इसलिए होता है। खाना पीना इसीलिए मिलता है। मैं अकेला होता तो मैं जी भी नहीं सकता, मनुष्य अकेला नहीं जी सकता, और मनुष्य के जीने में सबका योगदान होता है। तो ये समझो कि आप इस सृष्टि का एक अविभाज्य अंग हो, उसमें आपको योगदान करना है, उसके प्रति कृतज्ञ रहो। ये कृतज्ञता का 5वां मूल्य। ये 5 बातें सर्वत्र भारत से निकले हुए सब विचारों में मिलती है। वो एक क्या है, इसका दर्शन जब शुरू होता है तब फिर वो अलग अलग है। कोई इसको जड़ मानता है, कोई उसको चेतन मानता है, कोई उसको ईश्वर मानता है, कोई उसको और कुछ मानता है। परस्पर विरोध भी है, खंडन मंडन भी चलता रहा है, लेकिन कभी भी समाप्ति किसी की किसी ने नहीं की। सब लोग साथ चले, शास्त्रार्थ चलते रहे। और अंततोगत्वा सारा विचार करने के बाद आचरण का उपदेश तो सबका एक ही है। तुम जियो, सबको जीने दो। तथागत ने कहा है ना, कुशलस्व उपसंपदा, आजीविका कुशलता पूर्वक। कुशलता क्या है? दूसरे की आजीविका को धक्का लगाए बिना। सब्ब पापस्स अकरणम कुशलस्व उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनम एतद बुद्धानुशासनम। सब जगह ये मिलेगा आपको। पाप नहीं करना। पाप क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को कष्ट देना पाप है, पाप मत करो। और बिना पाप किए हुए भी अपने आप को ठीक रखने की कुशलता, कुशलस्व उपसंपदा। और ये सारा करते समय मुख्य काम क्या है? सच्चित्त परियोदपनम। चित्त शुद्धि करो, चित्त से विकारों को देश निकाला दे दो। धीरे धीरे सीखो, पवित्र अंतःकरण वाले बोलो, सबके प्रति सद्भावना वाले बनो, सबका रक्षण करने वाले बनो। विस्तार पूर्वक वर्णन होता है तो सब जगह सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य मिलता है। सब जगह संतोष, स्वाध्याय, तपस, ईश्वर प्रणिधान मिलता है। यह हमारे जोड़ने की बात है। और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहां पर जो परिवारों में व्यवहार सिखाया गया संस्कारों के द्वारा, जिससे हमारी संस्कृति बनी, उस संस्कृति का आचरण इसी आचरण को बताता है। किसी के भी घरों, मैं तो कहता हूं कि भारत के बाहर से जो संप्रदाय भारत में आए और उनके अनुयायी आज भारतीय लोग हैं, इस्लाम है, ईसाईयत है, वो अगर भारतीय है तो उनके घरों में भी उन्हीं संस्कारों का प्रचलन आज भी मिलता है। हमको जोड़ने वाली ये मूल्याधारित संस्कृति है। और हम देखते अपने इतिहास को और अध्ययन करते तो हमारे ध्यान में आएगा, जब इन मूल्यों की अनदेखी करके बाकी हमने रचा, तब हमारा पतन हुआ। तब हमारे समाज में न्याय का अंतर्धान होकर अन्याय आ गया। उसके कारण हम दुर्बल हुए, उसके कारण हम परतंत्र हुए। डॉक्टर एडगवार हमेशा कहते थे कि अपने दुर्वस्था का कारण अंग्रेजों को इस्लाम का आक्रमण हुआ, इसलिए मुसलमानों को कब तक देते रहोगे? ये हुआ कैसे कि हजारों मील दूर से मुट्ठी भर आक्रामक आए और सोने की चिड़िया कहलाने वाला सूरमाओं का भारत उन्होंने देखते देखते जीत लिया। तुम्हारी कोई कमी है, उसको ठीक करो। कभी कभी वो कहते थे,
आज देश की प्रमुख समस्या आपको कौन सी लगती है? मैं भी उनका अनुकरण करता हूं इस प्रश्न के उत्तर में। वो कहते थे सबसे बड़ी समस्या यहां का हिंदू है। अपने मूल्यों को भूलकर हमने जब आचरण शुरू किया, हमारा पतन शुरू हुआ। विस्तार में मैं जाता नहीं, क्योंकि बहुत समय लगेगा, 2 दिन में नहीं होगा फिर। लेकिन आप अध्ययन करेंगे, जाएंगे, तो अपने देश के पतन का प्रारंभ हमारे पतन से हुआ है, और उसका उपाय यही है, इस पर वापस आना पड़ेगा। अब इन मूल्यों को आप बताएंगे तो उसको कहेंगे हिंदू, हिंदू विचार कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे। हमने तो नहीं कहा, हमको दुनिया ने ऐसा कहा। ये जो मूल्याधारित आचरण की बात है, संस्कृति है, उस संस्कृति के कारण हमारा हिंदूपन है, हिंदूनेस है। इसलिए हिंदुत्व हम सबको जोड़ता है, ये विचार उन्होंने किया। और इसलिए उन्होंने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करेंगे, क्योंकि समाज में लोग हैं, भारतीय समाज अपना ही समाज है, लेकिन उसमें हम हिंदू नहीं है कहने वाले लोग हैं, उसके कारण है। लेकिन ये कंटेंट अगर बताना है तो इनको जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? दूसरा नहीं है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू समाज को संगठित करेंगे। ये घोषणा उन्होंने इसलिए नहीं की कि उनको किसी का विरोध करना था। ये किसी तात्कालिक घटनाओं की प्रतिक्रिया का परिपाक नहीं था, क्योंकि वो इसके परे पहुंच गए थे अनुभव से। इसको ठीक करो, समाज को पहले ठीक करो, समाज को जोड़ो। भेद रहित स्वार्थ मुक्त समाज ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता की और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के परम वैभव की गारंटी है, दूसरी नहीं। विचारधारा अपने जगह है, नीतियां अपने जगह है, सरकारें अपने जगह है, राजनीतिज्ञ अपने जगह है, लेकिन इन सब के आकांक्षाओं की पूर्णता तब होती है जब ऐसे समाज में ये लोग होते हैं, फिर वो सहायक बनते हैं। नहीं तो अपने देश में स्वतंत्रता के बाद योजनाएं कम हुई क्या? राजनीति के क्षेत्र में तो एक दूसरे पर आरोप चलता है, आपने ठीक नहीं किया, आपने ईमानदारी से नहीं किया। मैं उन आरोपों को नहीं करता। कितना भी कहो, कुछ तो हुआ ही है, कुछ तो ईमानदारी से किया ही गया है, लेकिन उसके परिणाम क्यों नहीं मिलते? वी हैव टू डिजर्व इट, वी हैव टू बी ए डिजर्विंग सोसाइटी। समाज में अनुशासन है क्या? अनुशासित समाज वैभव को प्राप्त करता है। स्वतंत्र देश के हम नागरिकों में सिविक सेंस है क्या? सिविक सेंस का पालन ये दैनंदिन जीवन में देशभक्ति का आविष्कार है। देश के लिए रोज मरना नहीं पड़ता, देश के लिए जीना पड़ता है रोज। जब मरने की बारी आती है तब देश के लिए मरने वाली भी बड़े संख्या ने उस समाज ने दी है जिस समाज को देश के लिए जीना मालूम था। और इसलिए यह व्यक्ति निर्माण का कार्य। हिंदू इस विषय के बारे में और चर्चा हम थोड़ी बाद में करेंगे, लेकिन ये करना कैसे, इसकी मेथोडोलॉजी आरएसएस है, ऐसा मैंने आपको बताया। मैं उस दूसरे भाग पर पहले आता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है आपको, संघ की कार्यक्रम वगैरह आप देखते हैं, वहां एक व्यक्ति ऑर्डर देता है, संघ उत्तिष्ठ, सब लोग खड़े हो जाते, उपविष्ट, सब लोग बैठ जाते। तो लोगों को लगता है कि संघ बड़ा ही डिक्टेटोरियल ऑर्गेनाइजेशन है, और संघ का एक व्यक्ति होता है सामने, सरसंघ चालक, तो उसको गलती से चीफ भी कहा जाता है आजकल बाहर की भाषा में। तो उनको लगता है कि ये चीफ है, इसलिए ये बोलेंगे और सब हिलेगा, और इनके मन से सब चलता है। तो इसलिए संघ को अंदर से आकर देखने पर आपको सब बातें पता चलेगी जो मैं अब बताने वाला हूं, लेकिन केवल मेरे बताने पर मत जाइए, अंदर आकर देखिए, आपको वही बातें मिलेगी। डॉक्टर हेडगेवार ने ये सारे प्रयोग पहले कर लिए थे।
संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का तरीका क्या है और ऐसा करते करते उसके परिणाम कैसे होंगे, क्या होंगे, ये सारा उनके आंखों के सामने स्पष्ट था। वो प्रतिभा उनकी अलौकिक थी, उनका जीवन बड़ा गहरा था। लेकिन संघ स्थापना की घोषणा करने के अलावा उन्होंने दूसरा कुछ नहीं किया। घोषित कर दिया आज से संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने वाला यह संघ प्रारंभ हुआ है, ऐसा बोला और बैठक समाप्त हो गई। तो फिर साथी आ गए कि अच्छा शुरू हुआ, करना क्या है? तो करना क्या है तो तय करो, साथ में बैठो, आगे क्या करना तय करो। उस दिन हमारी शाखा नहीं शुरू हुई, ये शाखा बाद की बात है। ये संघ पहले बैठकों के रूप में तो ऐसा करेंगे, मास में एक बार बैठक करेंगे। अब मास की बैठक का अनुभव ऐसा आया कि पहली 2-4 बैठकों में तो लोग आए, बाद में बुलाना पड़ा, बाद में बुलाने पर भी नहीं आना शुरू हुआ। तो लोगों ने कहा कि ये मास का नहीं, साप्ताहिक करते, आदत रहेगी। फिर दैनिक पर आ गए और दैनिक बैठकें होने लगी कमरे के अंदर, चर्चा उसमें। लेकिन संघ में जो आए उस समय लोग, वो सब जवान लोग थे, विद्यार्थी थे, बालक थे, किशोर थे, तरुण थे। कमाने वाले लोग तो बहुत ही थोड़े थे। डॉक्टर हेडगेवार स्वयं उस समय 35 साल की आयु में थे। वो संघ के एल्डर्स में एक थे, एल्डर्स 5-6 थे, उसमें एक डॉक्टर हेडगेवार थे। तो जवान लोगों ने सोचा कि ये क्या रोज आकर कमरे के में अंदर बैठकर, अरे भाई जवान लोग हैं, कुछ हाथ पैर हिलाएंगे, तो चलो शारीरिक कार्यक्रम करेंगे, मैदान पर कबड्डी खेलेंगे। बाहर क्या कर सकते हैं, कबड्डी खेलो, छोटे छोटे खेल खेलो। फिर लगा कि नहीं, थोड़ी शस्त्र विद्या भी, अभी लड़ाई का समय है, तो फिर अखाड़े हैं, अखाड़ों में जाओ। ये बाहर जब आना शुरू हुआ तब शाखा शुरू हुई। संघ स्थापना के 3-3.5 महीने के बाद फिर शाखा शुरू हुई। और क्यों शुरू हुई? डॉक्टर हेडगेवार ने नहीं कहा शुरू करो, ये उस बैठने वाली टोली के चर्चा में से एक सहमति बनी और वो हुआ। डॉक्टर हेडगेवार चाहते थे रोज लोग जमे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी कहा नहीं। कार्यकर्ताओं के हाथ में दे दिया, ये करना है काम, ये करना है, कैसे होता है प्रयोग करो। ऐसे ही विकसित हुआ। फिर लगा कि वो लाठी काठी वगैरह तो अपना यहां है, राज कौन कर रहा है? अंग्रेज। अंग्रेज क्या करता है? वो परेड करता है, अपने को भी परेड आनी चाहिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेना से रिटायर्ड मार्तंडराव जोग नाम के एक सज्जन थे नागपुर में, डॉक्टर हेडगेवार के मित्र थे। उन्होंने हर इतवार को परेड लेना प्रारंभ किया। परेड लेना प्रारंभ किया तो गणवेश चाहिए, तो एक यूनिफॉर्म बना। वो उस समय की पुलिस मिलिट्री वालों का जैसे रहता था वैसे ही था। और फिर रूट मार्चेस वगैरह निकलने लगे। फिर अपना बैंड भी चाहिए, तो वही मिलिट्री बैंड का अनुकरण करके हमारा ये टूटा फूटा बैंड बना। लेकिन ये सारा जो बना, ये कार्यकर्ताओं की चर्चा में से बना। डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसा नहीं कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू हुआ, उन्होंने संघ शुरू हुआ ये कहा। और लोग जैसे शाखा में लोगों को लाने लगे तो लोग पूछने लगे आपका संघ कौन सा है? तो उन्होंने डॉक्टर साहब को पूछा कि अपने संघ का नाम क्या है? तो डॉक्टर साहब ने कहा तय किसने किया है? बैठो और तय करो। बैठक हुई, 16 लोग आए, 3 नाम प्रस्तावित किए गए, चर्चा हुई, मतदान हुआ और बहुमत से पारित हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंडल संघ स्थापना के 2 वर्ष पूर्व तक चलाया था, लेकिन उन्होंने ये नाम बताया नहीं किसी को। चर्चा में से आया। सामूहिक सहमति का स्वभाव डॉक्टर साहब का भी था, संघ का भी है। दिखने में ऐसा दिखता है, हमारे यहां एक बार सहमति होने के बाद फिर सबके बोलने की जरूरत नहीं रहती। सब बोलने लगे तो एक ही बात बोलेंगे, फिर भी प्रत्येक की शैली अलग रहेगी, अर्थ अनेक निकलेंगे, इसलिए बोलने का काम किसी को देते हैं। यहां मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये सारी बातें बजरंग लाल जी भी बता सकते हैं और उनको माइक भी मिला था, लेकिन उन्होंने अपने मुंह का संवरण किया, क्योंकि एक मुख से बात जाए, एक ही बात जाती है। और इसलिए अनुशासन के तकाजे से, सहमति व्यक्त करने के तकाजे से ऐसा दिखता है कि एक के बोलने पर सब होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। एक एक सामान्य स्वयंसेवक के विवेक से काम होता है संघ में।
रोज शाखा में जाना चाहिए ऐसा हम बताते, हम स्वयं जाते हैं। हम रोज शाखा में जाते हैं कि नहीं, छोटे से छोटा स्वयंसेवक देखता भी है, और अगर कहीं गलती हो गई तो हमको पकड़ भी सकता है। मैं स्वयं संघ का सरसंघ चालक हूं। मेरा नाम नागपुर में मोहिते सायम शाखा की सूची में है। मेरा प्रवास रहता है, रोज वहां में नहीं रहता। उस शाखा में एक नया स्वयंसेवक आ गया, छोटा, उस समय वो चौथी में पढ़ रहा था। तो बहुत दिनों के बाद मैं नागपुर पहुंचा, शाम को शाखा में गया, वीकेरो होने के बाद वो आया मेरे सामने। वो देखने लगा तो मैंने पूछा क्या है भाई? तो उसने कहा कि आज हमारे गणेश शिक्षक जी ने बताया कि शाखा में रोज आना चाहिए। मैंने बोला सही बात है, तो मैंने सुना है कि आप हमारी शाखा के स्वयंसेवक है। बोला सही बात है। तो उसने कहा आप तो रोज नहीं दिखते। तो मैंने कहा भाई मेरा प्रवास रहता है, तो जहां प्रवास रहता है वहां शाखा में जाता हूं। तो बोले आप नागपुर में कितने दिन से हैं? मतलब 4-5 दिन से। तो आज पहली बार शाखा में दिखे। भाई अन्य शाखाओं में जाने का कार्यक्रम था, मुझे जाना पड़ता है, तो दूसरी शाखाओं में गया था। उसके बाद लगातार जब जब मैं शाखा में जाता था वो पूछता था प्रवास कहां कहां हुआ, शाखा कहां कहां हुई। ऐसा ओपन संगठन संघ है, यहां प्रत्येक स्वयंसेवक पूछ सकता है, प्रत्येक स्वयंसेवक विचार करता है, प्रत्येक स्वयंसेवक का विचार चर्चा में आने की पद्धति है। अब लाखों स्वयंसेवक है, उनकी मैं अकेला नहीं सुनता हूं, लेकिन शाखा स्तर से ऐसी व्यवस्था है, विचार आते आते ऊपर प्रतिनिधि सभा में सहमति बनती है। जो सहमति बनती है उसमें सब अपना अपना विचार विलीन कर देते हैं। मोस्ट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन आपको देखनी है तो आप संघ में आइए। यहां स्वयंसेवक पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है, केवल हमने जो संस्कार और विवेक उसको दिया है वो उसको चलाता है। उसके दायरे में वो अपनी मनमानी कुछ भी कर सकता है, उसके करने पर हमारा कोई अंकुश नहीं रहता। ये ऐसी पद्धति डॉक्टर हेडगेवार का स्वयं के अनुभव से और चिंतन से निकला हुआ शास्त्र है। हम उनको बुलाते हैं, उनकी शारीरिक बौद्धिक मानसिक उन्नति हो ऐसा प्रयास करते हैं, और कुछ योग्यता आने के बाद उनको अपने रुचि के कार्य में सहभागी होने की छूट है। कहां जाना हम नहीं बताते, वो कहीं भी जा सकते हैं। जहां जाएंगे वहां संपूर्ण समाज को अपना मान के राष्ट्रहित की मात्र बुद्धि से वो अपना काम करे। जहां जाएंगे वहां का अनुशासन पालन करे और इस बात पर समझौता न करे, इतनी केवल अपेक्षा रहती है। ये संघ की कार्य पद्धति है। रोज हम छोटे छोटे सरल सादे सीधे कार्यक्रमों से संस्कार करते हैं। जो कार्यक्रम उपलब्ध थे उस समय वो चले, नए नए कार्यक्रम आते हम स्वीकार करते हैं। हमारा कार्यक्रम स्वीकार करने में एक बंधन हम पर रहता है, वो है कि संघ सब प्रकार के लोगों में चलता है, किसी एक वर्ग विशेष का संगठन नहीं है। सब प्रकार के आर्थिक वर्गों में, सब प्रकार की भाषाओं में, सब प्रकार की जाति उपजातियों में ये चलने वाला संगठन है। वो सब लोग कर सकते हैं ऐसा कार्यक्रम, ये हमारा अखिल भारतीय कार्यक्रम बन जाता है। अच्छे अच्छे कार्यक्रम बहुत है, लेकिन कुछ के लिए खर्चा करना पड़ता है। संघ हमारा स्वावलंबी है, खर्चा जो करना पड़ता है वो हम ही जुटाते हैं। संघ का काम चलाने के लिए एक पाई भी बाहर से हम लेते नहीं, किसी ने लाकर दी तो हम लौटा देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवकों की गुरु दक्षिणा पर चलता है। साल में एक बार भगवे ध्वज को गुरु मानकर उसकी पूजा में दक्षिणा समर्पित करते हैं स्वयंसेवक। भगवा ध्वज गुरु क्यों? क्योंकि अपनी तब से आज तक की परंपरा का वो चिन्ह है। जब जब हमारे इतिहास का विषय आता है ये भगवा झंडा कहीं न कहीं रहता ही है। यहां तक कि स्वतंत्र भारत का ध्वज कौन सा हो, इसका फ्लैग कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया वो तो यही दिया कि सर्वत्र सुपरिचित सुप्रतिष्ठित भगवा झंडा हो। बाद में उसमें परिवर्तन हुआ, तिरंगा ध्वज आ गया, वो हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसका भी पूर्ण सम्मान रखते ही है। यह भी प्रश्न उठाया जाता है, शाखा में भगवा झंडा लगता है, तिरंगा झंडे का क्या? तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है।
मैं आपको सत्य कथा बता रहा हूं। निश्चित होने के बाद, उस समय तो चक्र नहीं था, चरखा था ध्वज पर। पहली बार फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उस ध्वज को फहराया गया। 80 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ लगाया था। नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। तो वो बीच में लटक गया, ऊपर पूरे जा नहीं सका, और इतना ऊंचा चढ़ के उसको सुलझाने का साहस किसी का नहीं था। एक तरुण भीड़ में से दौड़ा, वो सरसर उस खंबे पर चढ़ गया, उसने वो रस्सियों की गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर पहुंचा के नीचे आ गया। तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंधे पर लिया, नेहरू जी के पास ले गए। नेहरू जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले अधिवेशन में, तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन फिर कुछ नेता आए, कहा कि उसको मत बुलाओ, वो शाखा में जाता है। जलगांव में फैजपुर में रहने वाले श्री किशन सिंह राजपूत नाम के वो स्वयंसेवक थे। उस समय 5 वर्ष या 6 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया, वृद्ध हो गए। डॉक्टर हेडगेवार को पता चला, डॉक्टर हेडगेवार प्रवास करके गए। डॉक्टर हेडगेवार ने उनको एक छोटा सा लोटा चांदी का, छोटा सा पुरस्कार के रूप में भेंट दिया, उसका अभिनंदन किया। तब से, पहली बार फहराया गया तब से इसके सम्मान के साथ स्वयंसेवक जुड़ा है। जब पहली बार कांग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया लाहौर के अधिवेशन में, तो डॉक्टर साहब ने सर्कुलर निकाला सब शाखाओं में कि हम लोग संचलन निकाले। 1931 की बात है, और संचलन में तिरंगे ध्वज के साथ संचलन निकाले और कांग्रेस का अभिनंदन करने वाला प्रस्ताव शाखाओं के द्वारा पारित करके भेजा जाए कांग्रेस कमेटी के पास। डॉक्टर हेडगेवार, उनके जीवन में देश का परम वैभव, देश की स्वतंत्रता, यही जीवित का गंतव्य था। संघ में दूसरा क्या हो सकता है? और इसलिए अपने स्वतंत्रता के जितने सारे प्रतीक हैं, उन सब के प्रति संघ का स्वयंसेवक अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ समर्पित रहा है। इससे दूसरी बात संघ में नहीं चल सकती। खैर, उस भगवे ध्वज को गुरु मानते हैं, उसके सामने गुरु दक्षिणा करते हैं, और उसमें जितना होता है उसमें हम अपना खर्चा चलाते हैं। आज की भी स्थिति, संघ इतना बड़ा और प्रसिद्ध हो गया है, और बड़े बड़े स्वयंसेवक भी संघ के और अच्छे कमाने वाले लोग हैं। फिर भी मैं जानता हूं कि हमको थोड़ा मार्च महीने के बाद जुलाई महीने तक खर्चा चलाने में थोड़ी तंगी आ जाती है। सेवा के काम अनेक स्वयंसेवक करते हैं, उसके लिए समाज का सहायता लेते हैं। उनके ट्रस्ट बने, वो बाकायदा निधि संकलन करते हैं, उसका हिसाब रखते हैं, सारी बातें वो जैसा प्रोसीजर है कानून का वैसा करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये बाहर से पैसा नहीं लेता, दिया तो भी नहीं लेगा। संघ को चलाना है संघ के स्वयंसेवक को, ऐसा स्वावलंबी हमारा संगठन है, और संस्कार का काम है। तो इसमें प्रचार का बहुत ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि भाषण तो आप बहुत सुनते होंगे, ग्रंथ तो आपने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन जो लिखा पढ़ा है, समझा है, उसको आचरण में उतारना, इसके लिए आदत ही काम करती है, और दूसरी कोई बात काम नहीं करती। वो आदत लगाने का काम शाखा में होता है। रोज आदत होती है, अनुशासन की आदत होती है, समाज को अपना मानकर सारी बातें करने की आदत होती है, पहले दिन से शुरू होता है। और इसलिए कोई आसमानी आपत्ति आ जाए, जैसे केरल में आ गई, संघ का स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? उनको आपदा प्रबंधन का ट्रेनिंग शाखा में नहीं मिलता, हमारे वर्गों में नहीं मिलता। अब हम सोच रहे हैं कुछ खड़ा करें उसके लिए, लेकिन अब तक तो नहीं मिला। वो पहले गए कैसे? हमने एक भाव उत्पन्न किया और हमने एक अनुशासन की पद्धति उत्पन्न की। संपूर्ण देश में सब लोगों को यह प्रशिक्षण मिले, सारा समाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मामले में बन जाए, इस इच्छा से हम इसको कर रहे हैं। इससे क्या होगा? आप लोगों को इससे क्या साधना है? हमको और कुछ नहीं साधना है, यही साधना है और कुछ नहीं। बहुत लोग इसके जो उद्देश्य चिपकाते हैं वो बिल्कुल नहीं है। हम संघ का डोमिनेशन नहीं चाहते, उल्टा है संघ का विचार। अगर संघ डोमिनेशन के कारण इस देश में कुछ अच्छा हुआ ऐसे इतिहास लगेगा
तो वो संघ की बहुत बड़ी पराजय होगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि देश का इतिहास, देश का वर्तमान देश के लोगों के कारण बने। महापुरुष, विचारधाराएं, तत्वज्ञान, ये सब सहायक होगा, लेकिन सामान्य व्यक्ति के कर्तृत्व से देश का परम वैभव आना चाहिए। प्रार्थना में हम कहते हैं विजेत विचन संवता कार्य शक्ति, हमारे सामूहिक शक्ति के आधार पर, हमारे यानी संघ के नहीं, हिंदू समाज के सामूहिक शक्ति के आधार पर। अगर उसमें ऐसा हो गया कि कोई संघ आ गया और उसने इस देश का उद्धार कर दिया, तो ये संघ को मंजूर नहीं। इसलिए बहुत अच्छे काम बहुत संशोधन करते हैं, उसकी प्रसिद्धि प्रचार में नहीं जाते। अब बहुत दबाव बढ़ गया है, संघ बड़ा हो गया है, और ये हम नहीं करते तो गलतफहमी फैलाने का अवसर मिलता है। इसलिए हाल के 20 वर्षों में हम क्या कर रहे हैं, इसका हम ब्यौरा रखते हैं। हम अपनी पीठ कभी नहीं थपथपाते, क्योंकि आखिर ये तो कर्तव्य है, हर आदमी का कर्तव्य है। संघ क्या विशेष कर रहा है? संघ के स्वयंसेवक इतने बड़े बड़े काम करते तो कौन सी बड़ी बात है? उपकार है क्या? ये तो अपना समाज है, उसके लिए करना है। जरूर है तो देश हित में, समाज हित में मरने की भी तैयारी रखनी चाहिए। तो जिंदा रहकर कुछ 4 अच्छे काम कर लिए तो उसमें पीठ थपथपाने की बात क्या है? निस्वार्थ बुद्धि से देश की सेवा करो, सब मिलकर करो, और इसलिए सामूहिकता कदम कदम पर संघ में आपको मिलेगी। संघ के कितने स्वयंसेवक है, कितने काम करते हैं, लेकिन प्रसिद्ध सब नहीं होते। दुनियादारी में चलना है तो संगठन के पदाधिकारी होने पड़ते हैं, फिर बड़ा बन गया है तो माध्यमों के लोग पीछे पड़ते हैं, दिखाते हैं, इसलिए किसी को सामने आना पड़ता है। नहीं तो मोहन भागवत सरसंघ चालक बन गया और उसके रोज फोटो छप रहे, ये मोहन भागवत के लिए बहुत परेशानी का विषय है, क्योंकि ये संघ की पद्धति नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं कि आप सब अच्छे व्यक्तियों को फेसलेस बना रहे हो। हाँ भाई, बात सही है, हम फेसलेस बनते हैं, क्योंकि ये भी अहंकार न रहे कि मैंने किया है। उसकी कुछ कठिनाइयां भी आती है हमको, लेकिन हमने एक विशिष्ट प्रकार का व्यक्ति समाज में बने, इसके लिए ये काम शुरू किया। और हमको कुछ नहीं चाहिए। सत्ता में कौन बैठेगा, देश किस नीति का स्वीकार करेगा, समाज के लोग तय करेंगे। उसके उपकरण बने हैं, वो चल रहे हैं, वो और अच्छी तरह चलेंगे अगर इस प्रकार से देशभक्त, प्रामाणिक, निस्वार्थी, अनुशासित लोग उसमें होंगे। जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा चलेगा। उसकी चिंता हमको नहीं है। हमको चिंता केवल इतनी है कि ऐसा एक आचरण बने समाज का, और इसलिए ये सारी बातें हमारी रहती है, जिसके बारे में लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप प्रसिद्धि प्रचार से दूर क्यों हो? दूर नहीं, हम भागते नहीं, उसके पीछे भागते नहीं। तो संघ स्थापना के समय भी संघ के कार्यक्रम होते थे सार्वजनिक, डॉक्टर हेडगेवार स्वयं उसका वृत्त लिखकर और पेपर में पहुंचाते थे। उन्होंने वो संपादक भी रह चुके थे, वो एक वृत्तपत्र के व्यवस्थापक भी रह चुके थे, उनको अनुभव था। उनके संघ के कौन से कार्य विभाग होने चाहिए, ऐसा एक डॉक्यूमेंट मुझे मिला अभिलेखागार में, उसमें लिखा है प्रसिद्धि विभाग, तब 1936 की बात। लेकिन हमारे संस्कार के काम में उसका उपयोग नहीं है, और इसलिए जब पर्याप्त काम हो गया, कुछ करके दिखाया छोटा मोटा, तब हमने हमारा एक प्रचार विभाग 1980 के दशक में बनाया, वो अब चल रहा है। लेकिन प्रसिद्धि परांगमुख यानी मैं मेरी प्रसिद्धि नहीं चाहता, मैं कार्य की प्रसिद्धि जरूर चाहता हूं, और आगे हम जो करने वाले हैं उसकी प्रसिद्धि हम नहीं करते, जो किया है उसकी जानकारी के रूप में प्रसिद्धि करते हैं। क्योंकि जो हम करते हैं उसका उदाहरण भी बन सकता है, यहां हमने ऐसा किया, अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, बहुत से लोग साथ लग जाते हैं, बहुत से लोग अपने अपने ढंग से अलग से स्वतंत्र रूप से वैसा ही काम करने लगते हैं, हमको आनंद है उसमें। देश में सूर्योदय हो वो हमारे मुर्गे के बांग देने से ही हो, ऐसा हमारा विचार नहीं है। सूर्योदय हो इससे हमारा मतलब है उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार का समाज चाहिए, वो हम खड़ा करते हैं। अब एक बात रह जाती है इस कार्य पद्धति में, 2 बातें रह जाती है। एक तो है कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल,
ऐसे शब्द चलते। संघ का स्वयंसेवक है, वो अपने बाकी जीवन में क्या करे, कौन सा सार्वजनिक कार्य करे, वो सोचे। वो जब चाहता है वो करे। अमुक जगह काम करो ऐसा हम उसको नहीं कहते, वो चुनता है अपना कार्य क्षेत्र। आज संघ के स्वयंसेवक अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये जो सारे संगठन है स्वयंसेवकों का जिसमें प्रभाव है, वो निर्णय कर रही है। जो सारे संगठन है स्वयंसेवकों का जिसमें प्रभाव है, वो निर्णयों की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से स्वतंत्र, अलग, स्वायत्त व्यवस्था के दृष्टि से स्वावलंबी है। वो स्वयंसेवक है, संघ से विचार लेते हैं। वो स्वयंसेवक है, कोई गलती न कर बैठे, संघ चिंता करता है। लेकिन अपने अपने कार्यक्षेत्र में क्या करना क्या नहीं करना वो उनका निर्णय रहता है। अब पुराने हो गए तो उनकी एक्सपर्टाइज भी है और किसी को उनको सलाह देने की आवश्यकता भी नहीं। ये सारे संगठन स्वतंत्र, अलग, स्वायत्त, स्वावलंबी रूप से चलते हैं। संघ के स्वयंसेवक है, इसलिए उनका आना जाना, मिलना, सुख दुख की बात करना और अच्छे कामों में एक दूसरे को मदद करना, ये चलता है। अच्छे कामों में दूसरों की मदद करना ये सबके लिए खुला है। वो केवल वही उन्हीं संगठनों को करना है ऐसी बात नहीं है। अच्छे काम में जो कोई है, हमारी जितनी शक्ति है, हम उसकी मदद करेंगे। हमको विचारधारा का संकोच नहीं है, हमको संघ के बारे में उनका क्या मत है इसका भी संकोच नहीं है। वो अच्छा काम कर रहे हैं, प्रामाणिकता से कर रहे हैं। हमारे स्वयंसेवक है वहां प्रभावी, वो जरूर मदद करेंगे। लेकिन कंट्रोल की बात नहीं रही थी। समन्वय बैठक इसलिए नहीं होती है कि कोई कॉमन पॉलिसी तय होती है। समन्वय बैठक इसलिए होती है कि उन लोगों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में काम करते समय, क्योंकि विपरीत प्रभावों में काम करना है, अपने संस्कारों का स्मरण हो, इसलिए बीच बीच में संघ के वातावरण में कुछ समय उन्होंने निकालना। वहां वो बात करते हैं, चर्चा करते हैं, आइडियाज लेते देते हैं। वो आइडियाज वो फॉलो करे इसका बंधन नहीं है, वो उनका प्रश्न है। और दूसरी बात है कि संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करते समय महिलाओं का क्या? तो ये प्रश्न डॉक्टर हेडगेवार को एक महिला ने ही पूछा, 1931 में पूछा कि आप बात कर रहे हैं हिंदू समाज के संगठन की, 50% महिलाओं को तो वैसे ही छोड़ दिया आपने। तो डॉक्टर हेडगेवार ने उनको कहा कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है, परंतु आज वातावरण ऐसा नहीं है कि पुरुष जाकर महिलाओं में काम करे। इससे कई प्रकार की गलतफहमियों को मौका मिलता है। कोई महिला अगर करने को जाती है तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। तो उस महिला ने इसी प्रकार चलने वाला एक राष्ट्र सेविका समिति नाम का संगठन चलाया। आज वो भी भारतव्यापी संगठन बन गया है। संघ के संस्कारों की कार्य पद्धति पुरुषों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति में, ये दोनों समांतर चलेंगे। एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, एक दूसरे की हमेशा मदद करके चलेंगे। वो उस समय तय हुआ। अगर इसको बदलना है तो दोनों तरफ लगना चाहिए कि इसको बदलना है, तब वो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा। परंतु संघ के स्वयंसेवक जो अनेक अन्य काम करते हैं, सेवा करते हैं, 1,70,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प संघ के चलते हैं। ये 5 साल के पहले का आंकड़ा है, 5 साल के बाद की गिनती अभी हो रही, इस साल वो आ जाएगा आंकड़ा। उसमें तो महिला पुरुष सभी काम करते हैं। संघ के स्वयंसेवक कोई सन्यासियों का संगठन नहीं है, गृहस्थ कार्य करता है अधिकांश, घरों में आना जाना रहता है। तो हमारी माता बहनें अपने अपने जगह से भी बहुत मदद सीधे संघ के कार्य को करती है। इतने सारे विविध कार्य चलते हैं, उसमें महिलाएं आई हैं और आगे भी आई हैं। पूर्ण समाज को संगठित करना चाहता है, इसमें संघ को पराया कोई नहीं। जो आज हमारा विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं, ये हमारा पक्का है। उनके विरोध से हमारी क्षति न हो इतनी चिंता हम जरूर करेंगे। लेकिन हम लोग तो सर्वलोक युक्त भारत वाले लोग हैं, मुक्त वाले नहीं है। संघ के स्वयंसेवक के नाते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते सबको जोड़ने का हमारा प्रयास है, और इसलिए सबको बुलाने का भी हमारा प्रयास रहता है। आखिर विरोध भी होना है तो वस्तुस्थिति के आधार पर हो, बस इतनी बात है।
लेकिन मुख्य जो बात आती है कि ये हिंदू के लिए ही क्यों, तो उसके बारे में अभी समय बहुत हो गया, हम लोग कल उसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद भावी भारत के बारे में संघ की दृष्टि क्या है, इस विषय पर मैं आऊंगा। बाद में आपके प्रश्नोत्तर और एक छोटा सा समारोह उसका, ऐसे अपना कार्यक्रम चलेगा। आज आए हैं, फिर से आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।